जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। तो जैसा कि हम लोग आज साइंस की क्लास पढ़े और साइंस की क्लास में आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से आंसर दिया, तो उसी प्रकार आज यहाँ पे भी आप लोग ग्रामीण परिवेश की क्लास में भी क्या करेंगे, काफ़ी आंसर देंगे, अच्छे से आंसर देंगे जो लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ग्रामीण परिवेश, जो लोग ग्रामीण परिवेश की क्लास रेगुलरली अटेंड किए होंगे वो लोग अच्छे से आंसर देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्वेश्चंस कराता रहता हूं, तो उसी के सेशन में आज हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और क्वेश्चंस को करके हम लोग मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किए हैं। तो आप लोग भी क्या करिए, साथ दीजिए। कम से कम 16-17 क्वेश्चन तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे क्या है, जल्दी से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे क्या, हेराल्ड जेपी में ग्रामीण समाज की वर्गीकरण करते हुए इनमें से सम्मिलित किया था। हेराल्ड जेपी जी ने जब वर्गीकरण किया, गाँव का वर्गीकरण किया, गाँव का विभाजन किया, तो गांव का विभाजन जब किया तो किस किस क्षेत्र में किस किस भाग में बांटा, किस किस के आधार पर बांटा। पहला है संक्रमणशील कृषक गांव, दूसरा है अर्ध स्थायी गांव, तीसरा है स्थायी कृषक गांव और यह सभी। तो ये हेराल्ड मॉडल है ही। ये हेराल्ड मॉडल में बताया गया कि 3 प्रकार के गांव होते हैं, जो तीनों आपके ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है संक्रमणशील गांव। ठीक है, संक्रमणशील कृषक गांव। तो ये ऐसे गांव हैं जिन्हें हम कह सकते हैं खाना बदोशी। आज यहाँ तो कल वहाँ, इनका कुछ नहीं ठिकाना। ठीक है, आज यहाँ तो कल वहाँ, इनका कोई ठिकाना नहीं। ये कहीं पे भी आते रहते हैं, कहीं पे भी जाते रहते हैं, अपना खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। तो दूसरा है अर्धस्थायी कृषक गाँव, मतलब ऐसे गाँव जहाँ पे कुछ लोग तो खेती करने के लिए डिपेंड है, खेती करेंगे, लेकिन उनका जीवन यापन खेती के पैसों से नहीं होता, तो वो शहर जाकर क्या करते हैं, कमाते हैं। तो इन्हें अर्ध कृषक गांव कहते हैं। फिर उसके बाद स्थायी कृषक गांव जो होते हैं, स्थायी कृषक गांव जो होते हैं, जो स्थायी कृषक गांव होते हैं वो एक ही जगह, जैसे इसमें आगे पर्टिकुलर हम जमींदार को ले लें, तो जमींदार क्या है, जमींदार वाला जो वो है वहाँ पे स्थायी गाँव, क्योंकि उनके पास प्रॉपर मात्रा में ढेर सारे पैसे आते हैं। कहाँ से? गाँव से। ठीक है, ढेर सारे पैसे आते हैं गांव से। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण समाज के स्थायित्व का कारण इनमें से कौन सा है? ग्रामीण समाज के स्थायित्व का कारण इनमें से कौन सा है? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, इनमें से कोई नहीं, कृषक समाज। ठीक है, तो अगर समाज के स्थायित्व की बात करें तो स्थायित्व कब होगा? जब आपका संयुक्त परिवार होगा। जब आपका संयुक्त परिवार होगा, यानी कि पहले वाले में तो आपका डी आंसर था और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? दूसरे वाले में हो जाएगा बी ऑप्शन। दूसरे में बी हो जाएगा और पहले में क्या था? डी था। चलिए जल्दी से सेशन आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ पाएँ। ठीक है, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को भी काम करने में। तो आप लोग लाइक भी कर लिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। बहुत ही आप लोग इतना मेहनत करिए मेरे साथ ये कराने में कि आप लोग अपने चैनल पे लोगों को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत कर लीजिए एक बार, ताकि हम लोगों के साथ साथ आप लोगों को भी मज़ा आए। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपने बताया संयुक्त परिवार। चलिए आपने बताया संयुक्त परिवार, काफ़ी अच्छी बात है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से। ठीक है, ऐसे परिवार जिनमें सत्ता किसी पुरुष सदस्य में निहित होती है, जिसे परिवार का मुखिया या कर्ता कहा जाता है, उसको कहते हैं पितृवंशी परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, स्थानीय परिवार या संयुक्त परिवार। देखिए
संयुक्त परिवार होगा तो इसमें आप लोग जान लीजिए तो सत्ता किसी के हाथ में नहीं होगी, सत्ता किसी के भी हाथ में नहीं होगी, सभी के हाथ में क्या होगी, सभी के हाथ में, सत्ता किसी के हाथ में नहीं होगी, सब बराबर होंगे तभी संयुक्त रहेगा परिवार, नहीं तो परिवार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो पितृवंशी परिवार तो ऐसा कुछ नहीं है, पितृवंशी परिवार नहीं है, ऐसा नहीं होता कि उसमें पितृवंश के ही लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब वो पितृवंशी होगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसे कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। क्या कहते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार। तीसरे में आपका नंबर बी सही होगा, तीसरे में आपका नंबर बी सही होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी भाई स्क्रीन पे क्वेश्चन ले आइए। तो आपके स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन आ गया, क्या आया, मछली पालन के लिए तालाब में पानी की कम से कम कितनी ऊंचाई अनिवार्य होती है। मछली के लिए तालाब में पानी की कम से कम कितनी ऊंचाई स्थित होती है। कल मैंने आपको बताया था, कल वाली क्लास में बताया था कि अगर आपको क्या मछली पालना है तो आपका तालाब 1 मीटर गहरा होना चाहिए, यानी कि पानी की ऊंचाई 1 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए, 6.8 से 7.9 तक होना चाहिए। ये चीज़ें हम लोग कल वाली क्लास में आप लोग को पढ़ा लिए थे और आप लोग समझ लिए थे। तो इसका आंसर अब आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। क्या आ रहा है आपका आंसर, 1 मीटर आपका आंसर आ रहा है। तो जितने लोग 1 मीटर आपका आंसर दे रहे हैं वो लोग क्या हैं, सही हैं, या जितने लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग क्या हैं, एकदम राइट आंसर दे रहे हैं, वो लोग एकदम राइट आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है क्या, बकरी के दूध में किस तत्व की अधिकता होने के कारण यह बीमारियों में प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में सहायक है। बताओ, क्वेश्चन नहीं बताया गया क्या, क्वेश्चन बताया गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल बच्चे आप लोग आंसर सही कर रहे हो। जितने लोग आयरन पोटेशियम लिख रहे हैं बिल्कुल सही है, जितने लोग आयरन पोटेशियम लिख रहे हैं बिल्कुल सही है, जितने लोग ए ऑप्शन लिख रहे हैं बिल्कुल सही है। तो देखिए जो रुधिर प्लेटलेट्स होता है, जब डेंगू वगैरह हो जाता है तो बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या क्या होने लगती है, घटने लगती है। और प्लेटलेट्स की संख्या जब घटने लगती है तो इसी प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए लोग क्या कहते हैं, बकरी के दूध को पियो, बकरी के दूध को पियो। और बकरी के दूध को जब पिया जाता है तो प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, आयरन पोटेशियम, ठीक है, क्या पाया जाता है, आयरन पोटेशियम। चलिए सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, क्या है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, मथुरा, दिल्ली, हिसार, अंबिका नगर, मथुरा, दिल्ली, हिसार, अंबिका नगर। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो कहाँ पे है, मखदूम में है। मखदूम कहाँ पे है, तो सर मखदूम मथुरा में है। मथुरा कहाँ पे है, यूपी में है। यूपी कहाँ है, भारत में। और भारत कहाँ में है, भारत कहाँ है, तो भारत एशिया में, भारत एशिया में है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी अच्छी बात है। तो आंसर आप लोगों का सही आ रहा है मथुरा। तो 6 में आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, 6 में आपका क्या सही हो जाएगा, मथुरा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऐसी कौन सी बकरी की प्रजाति है, ऐसी कौन सी बकरी की प्रजाति है जिसे बकरी की दुनिया में जर्सी कहा जाता है। ऐसी कौन सी बकरी की प्रजाति है जिसे बकरी की दुनिया में क्या कहा जाता है, जर्सी कहा जाता है। कल मैंने बताया था कि बकरी की दुनिया में गायों से उसकी तुलना की गई है, और गायों से उसकी तुलना की गई है तो उसे क्या कहा गया है, तो उसे बकरी की जर्सी कहा गया है। तो क्या नाम है उसका, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लो भाई, ठीक है, क्या है, एंग्लो न्यूबियन, सनीन, बलूची, पश्मीना। क्या है,
तो कुछ लोग आंसर करेंगे पश्मीना, तो आंसर क्या है? पश्मीना गलत है। क्या सही है? तो एंग्लो नूबियन, यानी कि 7 नंबर में भी आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से देखिए। भेड़ में सर्वाधिक दूध देने वाली प्रजाति कौन सी है? भेड़ में सर्वाधिक दूध देने वाली प्रजाति कौन सी है? जल्दी से आप लोग आंसर करिए। मैं पानी पी लेता हूँ। बिल्कुल आप लोग का आंसर सही आ रहा है। जितने लोग लोही ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, जितने लोग लोही या ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, वो लोग क्या हैं? वो लोग एकदम सही हैं। तो भेड़ में सर्वाधिक दूध देने वाली प्रजाति कौन सी है? तो भेड़ में सर्वाधिक दूध देने वाली प्रजाति लोही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस जिसके दूध में सबसे अधिक फैट पाया जाता है, जिसके दूध में सर्वाधिक फैट पाया जाता है कि प्रजाति का नाम बताइए। चलिए यहाँ पे आप लोग का ट्विस्ट आ गया। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली अगर कहा जाए तो अलग क्वेश्चन बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फैट वाली जो सबसे अधिक दूध दे रही है उसमें फैट ज़्यादा है, तो फैट सबसे ज़्यादा किस भैंस के दूध में होता है? तो कुछ लोग तो आंसर दे देंगे मुर्रा, क्योंकि उनको अधिक दूध दिखाई दे गया, लेकिन फैट दिखाई दिया है तो इसलिए भदावरी है। कौन सा है? भदावरी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? भदावरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भदावरी। आपका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए भदावरी। बिल्कुल, जितने लोग भदावरी कर रहे हैं एकदम सही हैं, जितने लोग मुर्रा कर रहे हैं एकदम गलत हैं। ठीक है, जितने लोग मुर्रा कर रहे हैं एकदम गलत हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है? भारत में गाय की कितनी नस्ल जिन्हें मान्यता प्राप्त हो चुकी है? भारत में गाय की कितनी नस्ल जिन्हें मान्यता प्राप्त हो चुकी है? जल्दी से आंसर करिए। 37, 47, 26, 37, 26, 23। तो कितना है? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई। 37 है, 10 में भी ए है, 10 में भी ए है, 37 है, 10 में भी ए है तो 37 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर SR पुरोधा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ भैया कि ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? तो दुग्ध क्रांति से रिलेटेड है। किससे है? दुग्ध क्रांति से रिलेटेड ऑपरेशन फ्लड है। तो इसमें तो सबसे पहले ना तो सतीश जी हैं, ना तो MS स्वामीनाथन है, ना डॉक्टर SR पुरोधा हैं। इनमें से कोई नहीं आंसर सही होगा। 11 में डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। कोई आंसर करो तो कौन होंगे? तो कौन होंगे? जल्दी से आंसर करो तो कौन होंगे? वर्गीज कुरियन। कौन होंगे? वर्गीज कुरियन। कौन होंगे? वर्गीज कुरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारत में संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान, भारत में संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशुधन का है? गाय, बकरी, भैंस, भेड़। तो सबसे ज़्यादा भारत में जो पाया जाता है उसी का होगा भाई, वही तो सबसे ज़्यादा दूध देगी जो भारत में सबसे ज़्यादा होगा। गाय है कि बकरी है कि भैंस है? गाय है कि बकरी है कि भैंस है कि भेड़ है? कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? पशुधन तो सभी हैं, पशुधन तो सभी हैं, क्योंकि इनसे कोई ना कोई लाभ हमें मिलता है, तो पशुधन तो सभी हैं। चलो अगर पशुधन सभी हैं तो इनमें से कौन सा सही होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। कौन होगा? भैंस। कौन होगा? भैंस। जो लोग गाय कर रहे हैं एकदम गलत हैं। ठीक है, गाय जो कर रहे हैं एकदम गलत है, भैंस एकदम सही है, यानी कि सी नंबर आपका
सही हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सी नंबर आपका सही हो जाता है। देख लेते हैं सी। ठीक है, भैंस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बता देना चाहिए, बताया नहीं हो। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली, मथुरा, करनाल, लखनऊ। बरेली, मथुरा, करनाल, लखनऊ। कहाँ पे है? तो जान लो कि ये इज्जत नगर में है। कहाँ पे है? इज्जत नगर में है। अब आप सोच रहे होंगे सर इज्जत नगर कहाँ है? तो हाँ, जल्दी से आंसर करिए। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल एकदम आंसर सही कर रहे हैं। कौन कौन हैं? जो भी हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और जो लोग बरेली कर रहे हैं, जो लोग बरेली कर रहे हैं, यानी कि 13 नंबर में जो लोग क्या कर रहे हैं? बरेली कर रहे हैं, ए नंबर, वो लोग एकदम सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बकरी का गर्भावधि कितने दिनों का होता है? बकरी का गर्भावधि कितने दिनों का होता है? जल्दी से बताइए, बकरी की गर्भावधि कितने दिनों की होती है? 150, 160, 165, 280। बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन है। तो कितनी होती है? 151 दिन की होती है। तो 151 ऑप्शन में है नहीं, 151 ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करेंगे? 150 लगा देंगे। 150 ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन में पहुंचो। 15 नंबर क्वेश्चन में पहुंचो। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत है? विश्व में अगर 100% दूध उत्पादन हो रहा है तो उसका कितना % क्या है? आपके भारत से होता है। तो आप कहेंगे सर 21%। सी नंबर सही, 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? अकोदरा, मवलनाग, गहमर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 16 में सी, गहमर। तो इतने क्वेश्चन तो आपके बन पाए थे, इतने क्वेश्चन तो आपके बन पाए थे। और क्वेश्चन मैं आप लोगों से ओरली पूछता हूँ। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों से ओरली पूछता हूँ, उसका भी आंसर आप लोग को देना है, उसका भी आंसर आप लोगों को देना है। तो तैयार हो जाइए, ओरली क्वेश्चन में काफ़ी कुछ पूछ सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ओरली क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूँ। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब लाई गई? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब लाई गई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऑप्शन दे दे क्या? 2004, 2005, 2006, 2007। कब लाई गई? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एकदम सही आ रहा है। बिल्कुल, क्या कब लाई गई? तो 2005 में लाई गई। कब लाई गई? तो 2005 में लाई गई। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग कि लेखपाल के कागजात में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। सजरा, खसरा, खतौनी, जरीब। कौन सा नहीं है? सजरा, खसरा, खतौनी या जरीब, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए सजरा किसे कहते हैं?
जो सजरा होता है, जब देखे होंगे लेखपाल जब आता है तो उसके हाथ में एक मैप होता है कपड़े का बना हुआ, एक कपड़े का बना हुआ मैप होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसी को बोलते हैं सजरा। खसरा खतौनी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। जरीब जो है लेखपाल के कागजात में नहीं आता है। ठीक है, चलिए फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, इतने ही क्वेश्चन को करते हैं, और क्वेश्चन को हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अब करते रहेंगे क्वेश्चंस को भी डिस्कस। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? मेहनत करना है। जितनी भी लगभग 27-28 क्लासें मैंने लेखपाल के लिए ले ली हैं, तो 27-28 क्लासों को आप लेखपाल के लिए क्या करते रहिए? तैयार करते रहिए, ताकि हम जो क्वेश्चंस कराएं वो आप लोग सफलता से कर पाएँ। ठीक है, अच्छे से कर पाएँ। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और अगर आप लोग ये बात ध्यान में रखते हैं और पढ़ते हैं कि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, तो आप लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। और अगर आप लोग को यही ध्यान में नहीं कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आज नहीं, अब की बार नौकरी नहीं मिली तो अगली बार निकाल लूँगा, अगली बार नहीं मिलेगी तो अगली बार निकाल लूँगा, जो ये सोचते हैं तो उनका हर बार अगली बार हो जाता है और जॉब नहीं निकलता। ये सोचिए कि ये मैं अब की बार ही लूँगा और यही लूँगा, और लग जाइए उसके पीछे, तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि अब की बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, बाई चांस किसी कारण नहीं होता है तो अगली बार के लिए सोचिए। लेकिन सबसे पहला फोकस आपके किस पे होना चाहिए? सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए कि इस बार जो सामने है मैं उसी को पकड़ूंगा। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि सर लेखपाल की वैकेंसी तो आएगी, आ ही नहीं रही, पता नहीं कब आएगी। तो बच्चा मैं आप लोग को कह दूं, आप लोग किसी जंगल में खड़े हैं, ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे शेर आएगा, यहाँ पे शेर आएगा, लेकिन कब आएगा? लेकिन कब आएगा आपको ये नहीं पता है, तो क्या आप तैयारी नहीं करेंगे कि शेर से कैसे बचा जाए, शेर से कैसे निपटा जाए, शेर को कैसे हराया जाए? क्या आप तैयारी नहीं करेंगे क्या? तो आप तो तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि शेर आएगा, आज आए चाहे कल आए चाहे परसों आए। उसी प्रकार किसी जॉब को भी अगर ले लिया जाए, आपको पता है कि जॉब आएगी, ठीक है, वैकेंसी आएगी इस जॉब के लिए, तो क्या आप ये सोचेंगे कि जब वो आए तभी हम लें? क्या तब ये आप सोचेंगे जब वो आए तभी हम अपनी तैयारी करें? तब तो गलत है भाई, क्योंकि वो आएगा भी और आपको मार के भी चला जाएगा। शेर आएगा, आपको मार के चला जाएगा, क्योंकि आपके पास तैयारी नहीं है उससे बचने के लिए, उसको पार लगाने के लिए आपके पास तैयारी नहीं है। तो अगर आप लोगों को बचना है, क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो तैयारी अभी से करिए, क्योंकि आपको मालूम है कि वैकेंसी तो आएगी, आज आए, कल आए, परसों आए, 1 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, लेकिन आएगी। तो अगर आपको पता है कि वैकेंसी आएगी, तो आप क्या करिए, अभी से तैयारी करके रखिए, ताकि जब वो सामने आए टूट पड़ो उस पर और उसे ख़त्म कर दो, विजय हासिल कर लो। ठीक है, मैंने इसीलिए शेर वाला आपको मतलब क्या वो दिया, एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, आप बहुत बातें हो गई, तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।